वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 3 जून को आएगा चंपावत उपचुनाव का रिजल्ट। मंगलवार को 64% मतदान हुआ था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीत का दावा किया। कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी से मुकाबला। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा के लिए कल मतदान संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी का भविष्य अब ईवीएम में बंद हो गया है। चंपावत की जनता ने अपने नए विधायक को चुनने के लिए खूब मतदान भी किया है और मतदान करने में महिलाएं भी पीछे नहीं रही। चंपावत विधानसभा सीट पर 46,000 से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या है। चंपावत विधानसभा सीट पर मंगलवार को उपचुनाव में मतदान की समाप्ति तक कुल 64% मतदान हुआ है और वहीं सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, जो शाम 5 बजे तक चली। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जहां प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था, तो वहीं मतदान का समय खत्म होने से कुछ समय पहले तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता से मतदान करने और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की अपील भी की थी। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत कुल 151 मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान शुरू हुआ था और सुबह 9 बजे से तक 16.09%, सुबह 11 बजे तक 33.85% मतदान हुआ था। और अगर बात दोपहर 1 बजे की जाए तो दोपहर 1 बजे तक 45.49% और 3 बजे तक 51.83% मतदान हुआ था और समाप्ति तक यानी शाम 5 बजे तक कुल 64% मतदान दर्ज किया गया है। और मतदान कराने के पश्चात मतदान पार्टियों द्वारा गौरल चौड़ मैदान परिसर में बनाए गए संग्रहण केंद्र में मशीनें जमा कराई गई, जहां पर स्ट्रांग रूम में इन्हें रखा गया है। और अब आपको बताते हैं चंपावत में चुनाव का क्या लेखा जोखा रहा। साल 2002 में कुल मतदाता थे 71,020 और मतदान फीसदी जो था वो 54.76 था। और साल 2007 की बात की जाए तो यहाँ पर 9,43,044 मतदाता थे और मतदान फीसदी जो था 64.88% था। साल 2012 की बात की जाए तो 7,63,085 मतदाता थे और मत फीसदी जो था वो 76.17% था। साल 2017 की अगर बात की जाए तो कुल मतदाताओं की संख्या 88,781 था और मतदान फीसदी 66.43% था। वहीं साल 2022 में कुल मतदाता 96,016 थे और मत फीसद 65.99% था। और अब आपको बताते हैं चंपावत सीट के निर्वाचित विधायक। 2002 कांग्रेस के हेमेश खरकवाल जीते थे और 2007 में भाजपा के बीना मेहराना जीते थे और वहीं 2012 में कांग्रेस के हेमेश खरकवाल ने यहां पर बाजी मारी थी और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के कैलाश गहतोड़ी ने यहां से जीत दर्ज की थी। बात अगर 2022 की जाए तो भाजपा के कैलाश गहतोड़ी यहां से जीते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, मंकी पॉक्स पर उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। विदेश से आने वालों की यहां पर निगरानी होगी। मंकी पॉक्स वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। महानिदेशालय ने एडवाइजरी जारी की है। अस्पतालों को ओपीडी में आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग होगी। प्राइवेट अस्पतालों को भी मंकी पॉक्स पर निर्देश जारी किए गए हैं और संक्रमित की 21 दिनों तक रोज निगरानी होगी। दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स वायरस मिलने के बाद से उत्तराखंड में इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी अस्पतालों को ओपीडी में आने वाले मरीजों की स्क्रीनिंग के साथ ही लक्षण दिखने पर तत्काल उच्च स्तर पर रिपोर्ट करने के लिए आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा जारी एडवाइजरी में प्राइवेट अस्पतालों को भी मंकी पॉक्स के संदर्भ में निर्देश जारी किए गए हैं। उनसे कहा गया है कि किसी भी मरीज में मंकी पॉक्स के लक्षण नजर आते हैं तो उसकी जानकारी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जरूर दें। और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीम को विदेश से आने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। साथ ही प्रभावित देशों से आने वाले लोगों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जिन देशों में मंकी पॉक्स के मरीज मिले हैं वहां से अगर कोई आता है तो उन लोगों की स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी और लक्षण दिखने पर आइसोलेट करने और साथ ही उनके सैंपल जांच को पुणे की वायरोलॉजी लैब में भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं।
डीजी हेल्थ डॉक्टर शैलजा भट्ट ने इस संदर्भ में सभी सीएमओ और सीएमएस को निर्देश भेज दिया है। मंकी पॉक्स का वायरस दुनिया के 20 देशों में पांव पसार चुका है। अफ्रीकी देशों में पाई जाने वाली ये बीमारी यूरोप के साथ ही कई और देशों में भी पहुंच गया है और इसे देखते हुए डब्ल्यूएचओ और केंद्र सरकार भी अलर्ट और एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। इस बीमारी में बुखार, शरीर में दर्द और थकान के लक्षण नजर आते हैं और उसके बाद मरीज की त्वचा पर गांठ दिखनी शुरू हो जाती है। तीसरी स्टेज में हाथों, पैरों और चेहरे या फिर मुंह या प्राइवेट पार्ट्स पर चकत्ते बनने लगते हैं। गंभीर होने पर दाने और चकत्ते बड़े हो जाते हैं और उनमें मवाद भरना शुरू हो जाता है। तो संक्रमितों की 11-21 दिनों तक निगरानी में उन्हें रखा जाएगा और मंकी पॉक्स पर उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। विदेश से आने वाले लोगों पर खासकर यहां निगरानी रखी जा रही है। मंकी पॉक्स वायरस को लेकर सरकार यहां अलर्ट मोड में नजर आ रही है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है और अस्पतालों की ओपीडी में आने वाली मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों को भी मंकी पॉक्स पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि अगर लक्षण उनमें पाया जा रहा है तो तुरंत इसका जानकारी इसकी ओपीडी में ज़रूर दें और साथ ही इसके जो लक्षण हैं जिसमें तीसरी स्टेज में हाथों, पैरों और चेहरे पर चकत्ते बनने लगते हैं और गंभीर होने पर दाने और चकत्ते बड़े हो जाते हैं और उनमें मवाद भरना शुरू हो जाता है। तो मंकी पॉक्स को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी अस्पतालों में निर्देश दिया गया है कि जो भी विदेश से मरीज आ रहे हैं उन पर खासा नजर रखा जाए और स्वास्थ्य विभाग यहां अलर्ट पर है। साथ ही विदेश से जो लोग आ रहे हैं उनकी खासकर निगरानी की जा रही है और मंकी पॉक्स वायरस को लेकर सरकार भी अब अलर्ट मोड में नजर आ रही है। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है और अस्पतालों की ओपीडी में आने वाली मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। संक्रमितों की 21 दिनों तक निगरानी की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, उत्तराखंड में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी और अपडेट? देखिए शिवानी, जिस प्रकार से देश ही नहीं पूरे जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देखा जा रहा है कि जो बाहर के देशों में ये मंकी पॉक्स जो संक्रमण है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैल रहा है। खासतौर पर जो अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ पर ज़्यादातर ये बीमारी जो है ये फैल रही है और अब हाल ही में जिस प्रकार से अमेरिका में भी ये बीमारी जो है वो मिली है और ऐसे में अब केंद्र सरकार भी अलर्ट हो चुकी है और साथ ही साथ राज्य सरकार भी मंकी पॉक्स के संक्रमण को लेकर जो है वो अलर्ट उन्होंने जो है वो जारी कर दिया है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा जो है मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर एडवाइजरी जो है वो जारी की गई। उनका एडवाइजरी में ये साफ तौर पर कहा गया है कि 21 दिनों के भीतर जो है स्क्रीनिंग जो है वो की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति जो है उत्तराखंड से बाहर के देशों जहां पर मंकी पॉक्स के संक्रमण जो है जिन देशों में पाए जा रहे हैं, अगर वहां से कोई व्यक्ति अगर उत्तराखंड में अगर आता है तो उसकी स्क्रीनिंग जो है वो की जाएगी। अगर उनमें कोई लक्षण अगर पाया जाता है तो तुरंत जो है उसको आइसोलेट किया जाएगा, उसका इलाज जो है वो किया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी संक्रमण मरीज अगर इन देशों से अगर आते हैं तो उसकी स्क्रीनिंग जो है वो की जाएगी। और साथ ही जिला के जो सीएमओ हैं उनको भी साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर जिले में कोई भी इस प्रकार के कोई संक्रमण अगर पाया जाता है, जिस प्रकार से बीमारी में ये कहा गया है कि छोटे छोटे दाने और चपटे अगर शरीर में दिखाई देते हैं तो इसके जो है तो जो अगर लक्षण भी अगर आप में अगर होते हैं और जिस प्रकार से तेज बुखार इस तरीके के लक्षण अगर होते हैं तो तुरंत जो है वो डॉक्टरों की सलाह लें। डॉक्टरों की सलाह लेने के बाद जो है वो एडवाइजरी जो है जो भी मंकी पॉक्स को लेकर जो एडवाइजरी सरकार के द्वार से ओर से स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से और डब्ल्यूएचओ की ओर से जो दी गई है उसी एडवाइजरी के तहत जो है वो अपना इलाज करा सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर ये एडवाइजरी मंकी पॉक्स को लेकर जो है अब उत्तराखंड में भी जारी कर दी गई है। कोई भी बाहर से अगर देशों से अगर कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर आएगा तो उसकी स्क्रीनिंग जो है वो यहाँ पर की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो मंकी पॉक्स को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी पूरी तैयारी कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि यहाँ पर अगर उनको लक्षण नजर आता है तो तुरंत सूचित करें। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज से
2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, पार्टी हाईकमान के उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद अब राज्य भर में पार्टी की नई रणनीति को लेकर चिंतन किया जा रहा है और साथ ही देश में कांग्रेस के घट रहे ग्राफ को लेकर भी आज प्रत्येक राज्य में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आने वाले चुनाव को लेकर चिंतन किया जाएगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। महंगाई कम करेंगे कहा था, तो आप देख लीजिए आज किस बेतासा महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज नौजवान नवयुवतियाँ सब बेरोजगार पड़ी हैं। हर घर में कोई ना कोई पोस्ट ग्रेजुएट या बड़ी डिग्री लिया हुआ व्यक्ति जो है बेरोजगार बैठा हुआ है। बहुत सारी परेशानियाँ लोग झेल रहे हैं, लेकिन रोज़ एक नया सपना, कभी मंदिर का सपना, कभी कुछ और सपना, कभी कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए बीजेपी ने 15-20 साल लोगों को मेंटली तैयार किया, उसको आगे रखकर सपना दिखाना। और लोग जो हैं आवाम परेशान है, और लेकिन उस चीज़ से बाहर निकालने का काम इस चिंतन शिविर के द्वारा हम अपने सिपाहियों को तैयार करने का काम करेंगे। अक्टूबर से पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू। भ्रष्ट सब कांग्रेस कार्यक्रम नफरत, घृणा, हिंसा के खिलाफ इस देश को एकजुट करने के इस संकल्प अभियान को हम आज यहाँ पर बैठकर कैसे धरातल पर उत्तराखंड में लाएंगे, उसके लिए तमाम सब कांग्रेस करता एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाएंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख करेंगे बड़ी खबर का। उत्तराखंड में आज बारिश हो सकती है। पहाड़ों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। 2 जून से मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है और मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार पर्वतीय इलाकों में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। और वहीं 2 से 4 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि चंपावत में 10 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। उपेंद्र सिंह राणा संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, उत्तराखंड में आज बारिश के आसार हैं और जानकारी भी मिल रही है कि पहाड़ों में हल्की बारिश हो सकती है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? तो तकनीकी खामी की वजह से उपेंद्र से संपर्क टूट गया है। जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड में बारिश की, और यह भी कहा जा रहा है कि पहाड़ों में हल्की बारिश की संभावना है और साथ ही मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा और 2 जून से मौसम साफ रहेगा। तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है और इसके बाद अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसके अनुसार पर्वतीय इलाकों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। और वहीं 2 से 4 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा और बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि चंपावत में 10 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 2 जून से हालांकि यहां पर मौसम साफ रहेगा और पहाड़ों में आज हल्की बारिश हो सकती है। हल्की बारिश की संभावना यहां पर जताई जा रही है। मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जारी किया गया है। मैदानी इलाकों में हालांकि मौसम शुष्क रहेगा और जबकि चंपावत में 10 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको उत्तराखंड से दे रहे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज हल्की हल्की बारिश हो सकती है और उसके बाद अगले 3 दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। और उपेंद्र सिंह राणा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। उपेंद्र, उत्तराखंड में आज बारिश के आसार हैं, पहाड़ों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी?
देखिए शिवानी, अगर मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के लिहाज से जिस प्रकार से उनकी एडवाइजरी जो जिस प्रकार से जारी की गई है, उनका कहना है कि अभी जो पहाड़ी जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, जो पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन जगहों पर जो हाई एल्टीट्यूड वाले जो एरिया हैं, जो 2000 फीट के जो ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, वहां पर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन जो ये मैदानी क्षेत्र हैं, हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, इन जगहों, उधम सिंह नगर, इन जगहों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मौसम पूरी तरीके से जो है वो साफ बना रहेगा। और अभी ये मौसम जो है अभी 10 जून के करीब जो है इसी तरीके से जो है मौसम साफ बना हुआ रहेगा। और साथ ही ये भी है मौसम विभाग की ओर से कहना है कि जो अभी जो है जो तापमान में है उसमें भी काफी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ज्यादा तापमान जो है वो बढ़ सकता है। जिस प्रकार से अभी की अगर बात की जाए तो अभी भी मौसम जो है वो साफ बना हुआ रहेगा। अभी कुछ 2-3 दिनों तक हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हल्की से मध्यम बारिश जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद की अगर मौसम की अगर बात की जाए तो अभी मौसम जो है फिलहाल के लिए साफ बना हुआ रहेगा। और जिस प्रकार से मानसून की भी अगर बात की जाए तो अभी 20 जून के करीब तक कोई भी मानसून जो है वो सक्रिय होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 20 जून के बाद कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो है केरल तक जो है मानसून पहुंच चुका है, तो ऐसे में 20 जून के बाद ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भी मानसून जो है वो सक्रिय हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर भी मानसून सक्रिय होने के बाद बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो मौसम साफ बना हुआ रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और सामान्य से ऊपर जो है काफी तापमान बढ़ेगा, जिससे आम लोगों को गर्मी से अभी फिलहाल जो है निजात मिलने वाली नहीं दिख रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल को लेकर आज देहरादून भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल के विकास कार्यों का लेखा जोखा रखा। उन्होंने कहा कि जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से विश्व पटल पर देश की अलग पहचान बनी है और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम भी किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के जन धन खाते खोले गए हैं और 2 करोड़ 40 लाख लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से आवास भी दिया गया है। और वहीं 68% रसोई गैस देने का काम केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। लगातार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, यही एक लक्ष्य लेकर सरकार काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जन कल्याण के लिए और जन भागीदारी के साथ और जन सरोकार को समर्पित ये जन जन की सरकार इस प्रकार से आम लोगों के लिए काम कर रही है। चाहे किसान का सम्मान हो, चाहे गरीब का कल्याण हो, चाहे युवाओं को अवसर हो, चाहे महिलाओं का उत्थान हो, तकनीकी में नवाचार हो, विश्व पटल पर भारत की मजबूत पहचान हो, इतिहास की समस्याओं का अस्थायी समाधान हो। और वहीं देहरादून शहर में लंबे समय से अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं किया गया है और जिसको लेकर नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स जमा करने को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने कहा कि उन्होंने भी हाउस टैक्स जमा नहीं किया है, उनको नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किया जा रहा है और टैक्स जमा करवाने की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है, जिससे कि नगर निगम की आय में भी बढ़ोतरी होगी और उस आय से विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। नगर निगम के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट किया जाता है। समय समय पर ये संज्ञान में आता है कि कतिपय प्रॉपर्टीज़ के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। इस चीज़ का समाधान के लिए हमारा जो पूरा टैक्स का टीम है उसके साथ एक आवश्यक बैठक करते हुए सभी को निर्देशित किया गया है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनके टैक्स जमा नहीं हो रहे हैं, विशेषकर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनको नोटिस उपलब्ध कराए जाएं और जो उसके प्रावधान हैं 12% इंटरेस्ट के साथ उनको टैक्स की धनराशि जमा करवाने के लिए नोटिस उपलब्ध करवाए जाएँ। तो इस क्रम में लगातार कार्रवाई हमारी टीम के द्वारा करी जा रही है और डेली बेसिस पे ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका टैक्स जमा नहीं है उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। और वहीं रुड़की में HRDA विभाग ने दर्जनों कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया था और साफ चेतावनी दी थी कि अगर अवैध कॉलोनियों का निर्माण कराया गया तो कानूनी कार्रवाई के साथ ध्वस्तीकरण भी कार्रवाई में अमल में लाया जाएगा। वहीं HRDA विभाग के इस एक्शन प्लान से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है और जिसके बाद विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में अब फिर से दोबारा
करीब आधा दर्जन अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया है। इसके साथ ही कॉलोनी में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के बाद अधिकारियों ने अतिक्रमण के खिलाफ लोगों को चेतावनी भी दी है। और इसी दौरान विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और साथ ही ये भी कहा कि नियमों के खिलाफ काम करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अनाधिकृत रूप से जो कॉलोनियां हैं उन पर जो है कार्रवाई चल रही है और जो जिनके लेआउट अप्रूव्ड नहीं है प्राधिकरण क्षेत्र से तो उन पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रथम चरण में हमने 5 कॉलोनी को तोड़ा है। दूसरी चरण में पहले कॉलोनी में 4 कॉलोनी तोड़ी थी, अब आज 5 तोड़ी है। अभी आगे की भी कार्रवाई जारी है, स्कूटनी चल रही है। सर क्या क्षेत्रवासियों को क्या संदेश है? संदेश क्षेत्रवासियों को ये संदेश है कि बिना प्राधिकरण में जानकारी के अपना ज़मीन जायदाद ना खरीदें। जानकारी के लिए हमारा जो कार्यालय है वहाँ संपर्क कर लें, वेबसाइट पर संपर्क कर लें तो आपको सारी जानकारी वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। और अपने घर को जो आप ज़िंदगी भर की कमाई खरीद बनाते हैं और उसको जो है फिर अनाधिकृत रूप से कॉलोनी में ले लेते हैं, वहाँ नक्शा पास नहीं होता, आपको फाइनेंस लोन नहीं होता, तो मैं यही संदेश दूंगा कि आप बिना जानकारी के ज़मीन ना खरीदें। और चलिए नई खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।